पहले कैसा होता था ना कि जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता था 11th या 12th में, तब उनको एक अट्रैक्शन या कुछ बटरफ्लाइज जैसी फीलिंग आती थी और तब वो थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप समझना स्टार्ट करते थे। बट आजकल सिनारियो एकदम अपोजिट हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये काम सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है बच्चों के लिए। ये एक्चुअली इंडियन कल्चर को आप देखोगे तो ये सब मूवीज़, टीवी शोज़ इसमें से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये सब बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं। आप अगर पोस्ट कोविड देखोगे, एक 5-6 साल हो गया कोविड का, ये टाइम शुरू हो गया एंड पोस्ट कोविड आफ्टर दैट, तो बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा डिजिटल नेटिव्स ही हम बोलते हैं जेनजी को। तो ये मैक्सिमम टाइम जो है, अभी एवरेज स्क्रीन टाइम जो आप देखोगे तो 7 to 8 आवर्स नॉर्मल हो गया है। तो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड ही नहीं वो स्क्रॉलिंग है, ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। पहला रिलेशन उतना ही स्पेशल होता है, उसमें से जल्दी ओवरकम होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। करेक्ट। जिस रिलेशन में आपको बाउंड्रीज क्रॉस ना करनी पड़े, ओके, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट हो। अगर आप नहीं जाना चाहते हो फिजिकल इंटीमेसी में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है इंडियन कल्चर में कि हमको सिखाया जाता है, ओके। तो अगर आप कहीं पे बोलते हो कि नो और वो अगर बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, ओके, बहुत आपको टॉर्चर किया जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप रिलेशन में हो, तो ये जो है वो रेड फ्लैग है। और मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे को उतना तो समझते हैं कि वो कहाँ झूठ बोल रहा है या नहीं कहीं पे समझते हैं। अटक रहे सॉरी टू हैं। से, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा आपको बिना बताए क्या कर रहा है। हाय, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉक्स विद मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। दोस्तों, आज हम उन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिन पर अक्सर पेरेंट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और बच्चे सीक्रेटली डील कर रहे होते हैं। पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते, बच्चे बताना नहीं चाहते, और यही से स्टार्ट होती है एग्जैक्ट प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल स्कूल से लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है और टीन एज में ख़त्म। क्वेश्चन ये नहीं है कि बच्चे रिलेशनशिप में क्यों है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या वो रेडी है, क्या वो सीरियस है। आजकल 11 और 12 साल के बच्चे आई लव यू बोल रहे हैं, पर क्या सच में वो लव समझ भी पा रहे हैं? पेरेंट अगर बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो बच्चे कहीं और से सीखेंगे। आपका बच्चा आपसे ज़्यादा गूगल और एआई पर ट्रस्ट करता है। 90% बच्चे ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, और 80% बच्चे मम्मी पापा से शेयर नहीं करना चाहते। अगर आपको शॉक लगा है कि आपका बच्चा रिलेशनशिप में है, तो उसे कैसे समझना चाहिए? इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सुकून सेतु के फाउंडर, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, टीन एज ग्रोथ माइंडसेट लाइफ कोच मिस प्रियंका जी पारक। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जो डिस्कस होना चाहिए, और सब डरते हैं इसके ऊपर बात करने से। डर इसके लिए कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये हो तो रहा है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर खुल के बात करें और जो प्रॉब्लम्स बीनीथ द लेयर है उनको हम सरफेशियल लेवल पे लाके वो हो ही ना, इसके लिए हम प्रयास करें। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन कि आपने ये टॉपिक को ध्यान में रखा और इसके ऊपर चर्चा करना इम्पोर्टेंट समझा। इट्स माय प्लेजर मैम कि आप इस टॉपिक पर बोलने के लिए हमारे शो पर आए। आपका वैल्यूएबल गाइडेंस और नॉलेज हमारे व्यूअर्स के लिए सच में पावरफुल साबित हो सकता है। अभी सपोज कोई बच्चा या बच्ची रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स को पता चला है कि हमारा बच्चा या बच्ची रिलेशनशिप में है, तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिएक्शन नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी रिस्पॉन्स उनका कैसा हाँ, होना चाहिए। रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या रिएक्शन होना इज चाहिए? कंप्लीट, यू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग।
मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ पे हो सकता है रिएक्शन, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब ऐसे पता चले, कहीं बाहर से पता चले, स्कूल कॉलेज से पता चले, फ्रेंड से पता चले, तो ट्रस्ट ब्रेक जो होता है वो बिल्कुल एंगर वाला रिएक्शन, मिसट्रस्ट वाला रिएक्शन, बिल्कुल पैनिक, रोना, इस दिन के लिए बड़ा किया था, हमने ऐसा संस्कार दिया है क्या, एंड ऑल दैट इमोशनल स्टफ जो सामने आता है, इससे क्या होता है ना कि बच्चा ऑलरेडी पैनिक है उस स्टेज में, राइट, वो पार्ट उसको बोलना है, क्योंकि आप उससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, घर पे हो, कनेक्टेड हो, लेकिन वो आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि उनको पता है कि गलती करने के बाद में ये अगर सामने आ गया तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स उनको में पहले नहीं से पता जाएगा, है। वो रिएक्शन में जाएगा। तो बच्चे तो पहली बात तो वो अवॉइड ही करेंगे कि ऐसा कुछ भी घर पे पता चले। टेक्स्ट भी किया है, मोबाइल अगर चेक भी हो रहा है तो सब हिस्ट्री क्लियर है, जो नाम है पार्टनर्स के वो सब अलग नाम से सेव है, चेंज है, नाम नहीं भी लिखा तो उनके नंबर्स लर्न है, यस, करेक्ट। तो ये सब पार्ट क्यों है, ये पार्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं बोलूँगी आपको कि आपका जैसे अपब्रिंगिंग है, वो ट्रस्ट वाला जो एनवायरनमेंट बनाया है, और ये बात हमने इजी वे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अपने बच्चे 11-12 साल के एज में आते हैं तो पेरेंट्स इनिशिएट करें इन सब बातों को कि Okay. ऐसे हो सकता है, ये एज है और इस एज का ये पार्ट है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या आपको कोई सामने अच्छा से लग आगे सकता। पूछ सकता है। तो इस पार्ट में आप कैसे करोगे इसको हैंडल? अगर आप के लिए कोई क्रश है आपके स्कूल में, क्लास में, जहाँ पे भी आप इंटरेक्ट करे हो, अगर आपको किसी के लिए क्रश वाला फीलिंग है तो आप मुझे हमेशा बोल सकते हो। यस, जब ये कम्युनिकेशन ऑन है, ये जो चैनल है ये ऑन है, तब क्या होगा, बच्चा छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेगा, उसको पता है घर पे राइट, जज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ही बोला है। पहले इसमें भी हेजिटेशन होगा, जब छोटी कोई बात बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे करते हैं वो, कि वो अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके देते, बोलेंगे कि मम्मी वो जो मेरी फ्रेंड है ना, उसको आज ऐसे ऐसे हुआ, चीट पास हुआ, और वो एक भाप लेते हैं कि इसके ऊपर मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे, तो अगर आपने वहां पे उसके साथ में रहना नहीं, वो अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा अपने घर पे चलेगा नहीं, ओके, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पार्ट में तो मैं बोल ही नहीं सकूंगा, ये घर पे बोल ही नहीं बिल्कुल, सकूंगी, तो वहां पे वो पहले ही हाँ पॉज लग जाता है, बैकफायर, फिर वो पियर्स के साथ में शेयर करेंगे। राइट, पियर्स भी उनके ही एज के हैं, वो भी उसी लूप में है, तो कितना करेक्ट गाइडेंस आपके बच्चे तक पहुंचेगा, करेक्ट ना। तो मैं पेरेंट्स को, जब भी मैं पेरेंट्स मीट में बोलती हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बोलती हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चा लाइफ में उससे कोई भी गलती हो, पहला फोन उनका आपको आना चाहिए। इतना वो जो कम्युनिकेशन आपका फ्लो है ना, वो मेंटेन रहना चाहिए। उसमें से कैसे बाहर निकलना है, छोटी छोटी चीज़, सपोज घर में गेस्ट आए और कुछ चीज़ फूट गई, टूट गई, तो हम उस पार्ट में भी रिएक्शन आ जाता है, राइट, क्योंकि वहां पे अपना इमेज डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी वे से हम एक माहौल बना देते हैं घर का, बच्चा उसे सीख जाता है कि ये हमको घर पे बताना नहीं है, अपनी मिस्टेक के लिए यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है, बिल्कुल, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, अभी यहाँ पे बच्चा सपोज ब्रेकअप उसका हो गया, आपने मुझे एक अलग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बोल रही हूँ कि ब्रेकअप हो गया है, बच्चा ऑलरेडी बहुत पेन में है, राइट, एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी रिसेंटली 2 केसेस मैंने हैंडल किए कि अभी एग्जाम का टाइम था एंड ब्रेकअप हो गया था, और वो पूरा टाइम रोना है एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, और बस सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ हार्म में है हम, और अभी क्या करें, वी आर इन टू दैट पैनिक, इतना एंग्जाइटी हो रहा है। और वहाँ पे जब सिर्फ बात किया कि बोलो आई एम देयर टू लिसन, और जब जैसी जैसी बातें होती है, कुछ बेसिक ट्रिक्स, बेसिक स्किल्स जो हम काउंसलिंग में यूज़ करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक, और बस बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिलैक्स करो, आप वेंट आउट करो, और वैसे जैसे जैसे आगे जाएगा वो हम हैंडल करेंगे, आई एम देयर विथ यू, ये जो पार्ट है उससे आधा स्ट्रेस उनका कम हो जाता है। तो क्यों ना हम ये माहौल अपने लाइफ का पार्ट बना लें, अपने घर का ही एक
पार्ट घर में ही पार्ट बना उतना ले। कंफर्टनेस होना चाहिए कि बच्चे हैप्पीनेस भी शेयर करें और उनका पेन भी बिल्कुल अच्छे से शेयर कर पाए। एग्जैक्टली और उनको एग्जैक्टली पहला दिमाग में नाम मम्मी पापा का ही आना चाहिए कि मुझे कुछ पेन हुआ है, मैं आना बहुत चाहिए, खुश हूँ, ये आइडियल है। बट नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम घरों में नहीं होता है। मतलब पेरेंट्स कितने भी अवेयर है, अभी बहुत बड़े बड़े जो साउंड Educated. एजुकेटेड लोग हैं वो भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाने के बाद कुछ ऐसा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, मार देते हैं बच्चों को, और वो जो रिलेशन है पूरा फटा हुआ है, खुद से सिल नहीं रहा है, और अब हम क्या करें, उस स्टेज में वो आते हैं। तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, इसको टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि पहल पेरेंट्स की तरफ से ही होनी चाहिए कि वो बच्चों को इतना कंफर्ट जोन दे या इतना कम्युनिकेशन उनके साथ फ्रेंडली रहे कि वहाँ तक जाने का टाइम मैं ही ना आए। बोलूँगी यहाँ पे कि बैलेंस हो, डिसिप्लिन इन बाउंड्रीज, मतलब जहाँ पे डिसिप्लिन भी है और वार्मथ एंड अफेक्शन भी है। अगर नहीं है कोई पार्ट आपके घर के रूल्स में, वो अलाउ नहीं है, नेगोशिएबल नहीं है, तो वो क्लियर बाउंड्रीज आप सेट करो कि पहले ऐसा ही ऐसा पार्ट clear। नहीं चलेगा, एंड दिस इज द अपर लिमिट वी आर हैविंग फॉर दिस। यहाँ पे कोई नेगोशिएबल नहीं है। जो पार्ट नेगोशिएबल है वो उनको पहले ही कम्युनिकेट करो कि ये पार्ट में वी आर डन, आप कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम। और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम भी है लाइफ में तो आप उस टाइम पे यू कम, आई एम देयर, क्या होगा बाद में हम धीरे दोनों साथ में मिलके देख लेंगे। तो कई कई बार ऐसा भी है बहुत घरों में कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बच्चे शेयर भी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो डर भी होता है कि ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, ज़्यादा उनको फ्रीनेस दे दे तो कहीं बच्चा गलत दिशा में ना चला जाए कि मेरे घर पे तो सब अभी एक्सेप्टेबल काफ़ी है। सारे कोचेस में देखती हूँ, पेरेंटिंग कोचेस या फिर जो थियोरटिकल नॉलेज के ऊपर चलते हैं, तो वो बोलेंगे आपको कि अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए और परमिसिव नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगी कि इंडियन जो अपना कल्चर है, आप अगर पहले से देखोगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जो बेस्ट हीरोज या फिर हीरोइंस सामने आई हैं, उनका पेरेंटिंग आप देखो, करेक्ट, तो वो वाला पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव था, जहाँ पे लव, अफेक्शन और डिसिप्लिन का परफेक्ट फिट था। वो वाला जो पार्ट है, हमको वो अपने कल्चर को बिल्कुल बेस्ट फिट है, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है कि आपको पता है ये सर्टन डिसिप्लिन है, ये सर्टन है, ये नेगोशिएबल है, ये प्रॉब्लम आया तो वी कैन टॉक हियर। और पेरेंट्स को भी पता है अपने बच्चा क्या है, एक इमोशनल कनेक्शन है, तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आने लगती है, प्रॉपर सोल्यूशन उनकी तरफ से ही चला जाता है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने के पहले ही वो उनके ऊपर काम शुरू हो जाता है। पहले कैसा होता था ना कि जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता था 11th या 12th में, तब उनको एक अट्रैक्शन या कुछ बटरफ्लाइज जैसी फीलिंग आती थी, और तब वो थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप समझना स्टार्ट करते थे। बट आजकल सिनारियो एकदम अपोजिट हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आजकल बच्चे किस एज से रिलेशनशिप को समझना शुरू कर देते हैं। ओके, ये काम सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है बच्चों के लिए। ये एक्चुअली इंडियन कल्चर को आप देखोगे तो ये सब मूवीज़, टीवी शोज़, इसमें से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। पहले भी हम जब छोटे थे तब कॉलेज 11-12 से ये शुरू होता है, ऐसा हमको दिखाया जाता था। और बच्चे जब बड़े होते हैं स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, तब वो रुके होते कि कब हम कॉलेज में जाएंगे और ये पार्ट शुरू होगा। तो कॉलेज भी उसी चीज़ के लिए उनको अट्रैक्ट करता था, लेकिन अभी वो स्टेज है ही नहीं। सोशल मीडिया ने, डिजिटल एज ने ये एज कम कर दिया है। अभी आप देखोगे तो 7th 8th से ये केसेस आना शुरू हो जाती है कि बच्चे का ऐसा ऐसा हमने चीट पकड़ा है। टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स का भी काफ़ी बार ये केसेस आते हैं कि चीट्स पकड़े गए हैं, फ़ोन कॉल्स पकड़े गए हैं, पेरेंट्स को ये ध्यान में आया है, और फिर बस कर्फ्यू लग जाता है घर में, और फिर ये कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाता है कि अभी क्या करना है। तो अभी ये एज आप देखोगे तो 12-13 साल से शुरू हो गया है कि
किड्स प्रेफर टू गो इन रिलेशनशिप। जैसे ही उनका प्यूबर्टी हिट होता है और हार्मोनल चेंज होता है, और इसमें सब तड़का जो लगाता है सोशल मीडिया, उसके वजह से ये एज अब प्रीपॉन्ड हो गया है पहले से। तो आपका मानना, मतलब आप जो बोल रहे हो कि 11-12 साल से बच्चे रिलेशनशिप को आजकल समझना शुरू कर देते हैं, समझना नहीं, उसमें आना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है और सराउंडिंग्स भी है, राइट? तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से है, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है बच्चों का, उस वजह से भी उनका प्यूबर्टी एज भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो वो इन सब बातों में धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं? ये सब बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं। आप अगर पोस्ट कोविड देखोगे, एक 5-6 साल हो गया कोविड का, ये टाइम शुरू हो गया, एंड पोस्ट कोविड आफ्टर दैट, तो बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा डिजिटल नेटिव्स ही हम बोलते हैं जेनजी को। तो ये मैक्सिमम टाइम जो है अभी, एवरेज स्क्रीन टाइम जो आप देखोगे तो 7 to 8 आवर्स नॉर्मल हो गया है। तो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड ही नहीं वो स्क्रॉलिंग है, ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो स्क्रॉलिंग होती है, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपको डोपामाइन बूस्ट मिलता है, और उसमें एडिक्शन का पार्ट है कि हर टाइम नया इन्फॉर्मेशन, हर टाइम नया इन्फॉर्मेशन। तो नॉवेल सीकिंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया। अगर वही कंटेंट रिटेन जो कैपेसिटी, वो बहुत कम हो गया है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो डेली लाइफ में अगर हम इस चीज़ को देखें, तो बच्चे अगर रूटीन कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप हमेशा एक कंप्लेंट सुनोगे बच्चों की, मम्मी बहुत बोर हो रहा है, ये क्या, यहाँ पे तो कुछ हाइक ही नहीं है, कुछ लग ही नहीं रहा है, हम क्या करें? तो बस वो, अगर उनको स्टिमुलेशन नहीं है तो वो तुरंत बोर होना शुरू हो जाते हैं। साथ में है जंक फूड, जो आपको इजी कैलोरी दे देता है। तो वो सब जो पार्ट अगर आप ऐसे देखोगे एज ए पिक्चर, तो सब कैसा कनेक्शन में बिल्टअप है, और सभी उनको इजी स्टिमुलस में कैसे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज एन विशियस साइकिल। तो हमको सिर्फ एक इंटरविन नहीं करना है यहाँ पे, हमको टोटल लाइफस्टाइल को स्टडी करके उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और प्रॉब्लम आने के बाद में चेंजेस नहीं करना है। इट शुड बी ऑन द प्रिवेंटिव बेसिस। अब पिछला आप देखोगे, रामायण महाभारत का अगर आप टाइम्स देखोगे, तो गुरुकुल सिस्टम था। वो कुछ सोच के बनाया था कि प्यूबर्टी एज है, पेरेंट्स और उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट एज, उसको डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया गया था। जो बच्चा ग्रो हो रहा है, उसको एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उसका वो जो एज है, सेल्फ आइडेंटिटी सर्च का एज, उसको वो एकांत मिले, खुद का स्पेस मिले, और वो गुरु के सानिध्य में रह के सिर्फ अपना वो फ्यूचर को वो क्राफ्ट कर सके। वहाँ पे जो नैगिंग वाला पार्ट था पेरेंट्स का, वो तो पूरा निकल गया। लेकिन अभी क्या है, मॉम्स, मैक्सिमम मॉम्स वर्किंग है, वर्किंग नहीं है, फिर भी उनको सोशल प्रेशर है, किटी पार्टीज का प्रेशर है, सोसाइटी में अच्छा दिखने का प्रेशर है। मतलब प्रेजेंस हो के भी प्रेजेंस नहीं है। इमोशनल जो प्रेजेंस होता है, दैट इज द मस्ट रिक्वायर्ड इन दिस एज। और आप देखोगे कि आपके आसपास की मॉम्स कितने प्रेशर में है आज। वर्किंग है तो उनका प्रेशर अलग है, घर पे है तो उनका प्रेशर अलग है, बड़ी फैमिली में है तो उसका प्रेशर अलग है, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में है तो उसका प्रेशर अलग है। लेकिन मेन जो बात है, इस एज में बच्चों को जो इमोशनल कनेक्ट चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, कि आई एम देयर टू सपोर्ट इमोशनली वॉट एवर मे कम। ओके, तो ये जो पार्ट है वो कहीं कहीं पे मिसिंग है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अटैचमेंट वाला भी पार्ट है, कि मॉम इज नॉट स्टेबल, पोस्टपार्टम, अभी वर्किंग मॉम है, पोस्टपार्टम है, वो सब छोड़ के एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अभी तो एक बच्चे का ट्रेंड है कि एक है बस हो गया। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बढ़ गया है, कि मॉम होवर अराउंड देयर किड्स, की हमेशा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो कांस्टेंट नैगिंग का पार्ट है, करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जो एज है सेल्फ आइडेंटिटी सर्च वाला, यहाँ पे अगर ये एज प्रॉपरली अगर हम हैंडल ना करें, तो ये रोल कन्फ्यूजन में शिफ्ट हो सकता है। मतलब ये 2 केसेस है। तो आजकल के जनरेशन के रिलेशनशिप ट्रेंड्स क्या चेंज हो गए हैं?
ट्रेंड्स आप देखोगे तो वही मैं बोलूँगी आपको कि ये कैसे कनेक्टेड है। अभी आप देखोगे कि ब्रेड क्रम्बिंग है, ज़ोम्बिंग है, ओके घोस्टिंग है, सिचुएशनशिप्स है, ब्लैंक सेइंग है, कितना सारा अलग-अलग टर्म्स आप देखोगे, तो ये पार्ट क्या है और ये कहाँ से आया और अभी इतना ट्रेंड में क्यों है ये सब? और जेन-ज़ी जो है वो बहुत कूल साउंड करता है, इसको प्रोनाउंस करने में भी और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी। राइट अभी आप देखोगे कि ये क्यों हो रहा है, तो मैं कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। सिचुएशनशिप इज देयर इज नो कमिटमेंट। ओके हम रिलेशन में है लेकिन यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट का कोई प्रेशर नहीं है। मतलब हम यहाँ से कहीं पे भी गायब हो सकते हैं यस और बस हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके बाकी का रिलेशन का सब पार्ट चाहिए लेकिन कमिटमेंट Commit- नहीं चाहिए। उसका हमको ओवरवेल्म है कि कमिटमेंट आ गया तो वी आर इन स्ट्रेस, तो वो चाहिए ही नहीं। ओके ओके, घोस्टिंग मतलब अचानक गायब हो जाएंगे। रिलेशन चालू है, सब चालू है, दिन भर बात हो रहा है एंड ऑल ऑफ सडन पर्सन इज इन द ब्लू, वो है ही नहीं सामने। ओके, ज़ॉम्बिंग मतलब ऑल ऑफ सडन वो कहीं से भी आ जाएगा बीच में ओके और ऐसा दिखाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो नॉर्मल था, बस कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए मैं नहीं था, लेकिन वो बोल के नहीं गया था। ओके, तो ये सब जो ट्रेंड्स है वो काफ़ी है और इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। ये जो टॉक्सिक पैटर्न्स है रिलेशन के, इसको बहुत नॉर्मल कर दिया है। अभी आप देखोगे कि ये ऐसे ऑल ऑफ सडन ये सब क्यों चालू हो गया, इन 5-6 सालों में ये सब ट्रेंड्स क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो कैपेसिटी है रुकने का, कहीं एक चीज़ पे स्टेबल होने का, वो डिस्टर्ब हो गया। यस अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये क्यों कम हो गया, ये कैपेसिटी, ये आपका डिजिटल से कहीं ना कहीं कनेक्ट। कनेक्टेड है राइट ये जो टीनेजर्स है अगर 7 से 8 घंटा वो स्क्रॉल कर रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पार्टनर्स में भी वो वैसा ही है कि ओके आई नीड समथिंग न्यू, आई नीड समथिंग न्यू। तो अगर आप रिसर्चेस देखोगे तो जेंजी में जो है रिलेशनशिप चलने का जो पैटर्न है वो आप कम से कम बोलोगे तो 1 हफ्ता, ओके 1 हफ्ता चलता है उनका रिलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे तो आप 13 से 14 महीने, उसके ऊपर वो रिलेशन नहीं जाता है। आप 60 टू 65% केसेस में आप यही रेशो आपको देखने। ओके ओके, और यहाँ पे जो पॉली पार्टनर्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ट्रेंडिंग है कि बेंचिंग आ गया उसमें। बेंचिंग मतलब पार्टनर रहेगा लेकिन वो प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं है। एक पार्टनर है लेकिन दूसरे को हमने बेंच पे बिठा के रखा है, रुको कोई तो बैकअप बैकअप ऑप्शन चाहिए। मतलब उतना जो रुकने का स्पैन है कि मैं होल्ड करूँ खुद को, एक नहीं है तो कुछ दिन में सेटल हो जाऊँ और फिर मैं देखूँ, वो पार्ट है ही नहीं। कोई ना कोई बैकअप में चाहिए मुझे, तो दैट इज बेंचिंग वाला पार्ट। मतलब अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, नई इन्फॉर्मेशन नहीं है या ऑल ऑफ सडन आपका जो फ़ोन है या फिर डिजिटल आपका जो प्लेटफॉर्म वो आपके हाथ में नहीं, तो हम रेस्टलेस होने लगते हैं। राइट करेक्ट, आप टीनेज में ये आप देखोगे यस हमेशा कि हाउ रेस्टलेस दे फील, तो वैसा ही पार्ट वो इधर भी आ रहा है। ओके मतलब साइकिल पूरा कनेक्टेड है राइट और आजकल की जो जेंजी है उनको नया नया एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है कि कुछ तो भी नया चाहिए एक्सप्लोर, ये वर्ड तो बहुत ओवर उसको वैल्यू दी गई है। एक्सप्लोर करेंगे मतलब हम भी अभी वैकेशंस में भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यस वो फोटो हमको डालने हैं स्टेटस के ऊपर, सब लोग देखेंगे और वो वैलिडेशन हमको चाहिए। राइट करेक्ट, वो वैलिडेशन नहीं है तो वी फील की फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ कुछ तो तो- कम है, सब जा रहे हैं मैं नहीं जा रही हूँ। ओके, हम इस एज में, मिलेनियल एज में होके भी उस पार्ट का पार्ट बन चुके हैं। तो दिस इज द मतलब इमोशनल स्टेट, ये देख के कितना ज़्यादा वो इम्पैक्ट हो रहा है। और उनकी पेशेंस लेवल भी बहुत कम होती है और जैसे आपने पहले बताया कि वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो एक ही चीज़ से उनको बार बार वही नहीं चाहिए, कुछ तो भी नया चाहिए Yes. चाहिए और ढूंढते हैं वो। और यही सब नए ट्रेंड्स रिलेशनशिप में आ चुके हैं। यस, आप अभी के जो रिसर्चेस पढ़ोगे तो 2% है कि आपका जो टीनेज कनेक्शन है वो मैरिटल पार्टनर में चेंज हुआ है, 2%। वेरी लेस और 10 इयर्स का जो एनिवर्सरी बनाते हैं वो 30% है कि 30% पीपल टेक दिस अप टू 10 इयर्स एंड दे सेलिब्रेट देयर 10 इयर्स टुगेदर। ऐसे बाकी का जो पार्ट है वो बस
हुकअप्स वाला, साथ में थोड़ा टाइम है थोड़ा नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो फिर जैसे आप ये बता रहे हो नए नए ट्रेंड्स आ गए, तो ये इमोशनली कनेक्ट नहीं होते क्या फिर? कैसे, आप एक्सप्लेन करो इसको। अभी सपोज मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, सामने वाला पार्टनर हफ्ता 2 हफ्ता मेरा रिलेशनशिप उसके साथ चला है, तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है क्या उतने टाइम में? ये जो जनरेशन है ना, इनको पता है ये सब जो चल रहा है, तो ओके, वो पहले से साइकोलॉजिकली ही एक बहुत होशियार है। अवेयरनेस है, तो वो बहुत डेप्थ देखेंगे ही नहीं उसमें, वो सरफेशियल लेवल पे ही रहेंगे, वो अपना वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते हैं, वो अपने पेन पॉइंट्स नहीं दिखाना पसंद करते हैं। ओके, एक्चुअली वो ऐसे उनको समझ आते कि ये अगर हो गया और सामने वाले पार्टनर का कुछ अता पता नहीं रहेगा तो मुझे हर्ट हो जाएगा, यस, तो वो उस डेप्थ में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन डेप्थ नहीं है तो वो कनेक्शन मेंटेन कैसे रहेगा, तो अल्टीमेटली हर्ट वाला पार्ट तो ज्यादा हो गया। यस, करेक्ट। तो अभी कुछ केसेस में आपको बोलूँगी कि जब बच्चे आते हैं एग्जाम्स के टाइम पे बहुत रश हो जाता है, क्योंकि वो एकदम पैनिक स्टेट होता है बच्चों का कि रिलेशन में तो है, पूरा टाइम वही है दिमाग में, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, एंड वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वी आर नॉट एबल टू फोकस, पूरा दिन वही चल रहा है, तो मैं बुक खोलूँ भी तो क्या उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं है, इफेक्टिव। और पूरा फिर बैक ईयर लग जाता है। तो ये जो केसेस है ये काफ़ी सारे है, और जब हम प्रोब करने जाए कि किस वे में वो रिलेशनशिप में आए हैं, कितना इम्पैक्टफुल है, देन दे हैव नो आंसर्स। तो इतना सरफेशियल लेवल पे भी है, लेकिन डिस्टर्बिंग वो उस स्टेज में उतना हो जाता है। अभी जैसे वो डेप्थ में नहीं जाते, उनकी सिर्फ रियल लाइफ स्टोरी या रियल पेन शेयर नहीं करते हैं पार्टनर के साथ, ऊपरा ऊपरी चल रहा है, चल रहा है, पर क्या इन सब चीज़ों का उनकी मेंटल हेल्थ पर असर होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखोगे कि आप किसी से कंटिन्यूअस बात कर रहे हो और अचानक वो है ही नहीं है, साथ में ही नहीं है, बट एक कनेक्शन तो घोस्टिंग बिल्ड है, हो जाता है। कनेक्शन है, अभी बात कर रहे हैं हम, टेक्सटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट रिलेशनशिप, ये और एक नया ट्रेंड है कि वी आर जस्ट टेक्सटिंग, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर सामने वाले को टेक्स्ट करूँ तो उसका रिप्लाई आने वाला है, तो वो एक कनेक्शन स्ट्रांग है। लेकिन हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और अचानक आप गायब हो जाते हो, तो वो जो मैं खुद पे डाउट लेना शुरू कर दूँ कि मैं तो खराब नहीं हूँ, मुझ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये किस वजह से हुआ है, मतलब ये जो सेल्फ वर्थ वाला पार्ट फिर वहाँ पे आ जाता है, सेल्फ इस्टीम वाला पार्ट आ जाता है कि व्हाट्स रॉन्ग। वो केओस और वो कन्फ्लिक्ट इतना सीवियर है, दिस इज द प्लैटिनम एज ऑफ योर लाइफ, फाउंडेशन ईयर्स बोलते हैं हम। एक अगर खुद आप पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट खुद कर पे देते क्वेश्चन हैं। मार्क क्रिएट हो जाता है, एंड फिर से वही पार्ट की आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कहीं पे कि ऐसे ऐसे हो गया है, फिर पॉकेटिंग का पार्ट आ गया, राइट, आप बोल नहीं सकते हो किसी को। बोलने। करेक्ट। तो वो अंदर की अंदर वो जो लड़ाई है, घर पे तो आप बोलने का आपको स्कोप ही नहीं है, पियर्स में आप इजीली ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, नहीं क्योंकि कर सकते। आपके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन है, क्योंकि सामने वाले ने आपको छोड़ा है। राइट, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है ये इतना डिस्टर्बिंग है, इनका रिजिलियंस जो होता है बाउंसिंग बैक, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है कई बार, कि एक बार ऐसे हो गया, 2 बार ऐसे हो गया, एंड देन ऐसा है कि मेरा इसके ऊपर भरोसा ही नहीं है। मतलब जिस एज तक ऐसा होना चाहिए कि हम अभी प्रॉपर तैयार है लाइफ के लिए, उस एज में ये बच्चे बोलते हैं कि क्या करना है जाके, राइट। चाहिए ही क्यों, शादी चाहिए ही क्यों, क्योंकि ने पहले ही बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही है, एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो हेल्दी वे में नहीं किया है। नहीं जब किया वो है। प्रिपेयर्ड नहीं थे तब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, तब ना राइट, ही तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रेडी था लॉजिकल रिलेशन के लिए। राइट, जब इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट किया, रॉन्ग एक्सपीरियंसेस आ गए, कंडीशनिंग का पार्ट वैसा है कि वी आर दिस रिलेशन इज नॉट सुटेबल। मतलब ये वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना इम्पैक्टफुल होता है। राइट। और मुझे लगता है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट गर्ल्स पे होता है कि वो सेल्फ डाउट ज़्यादा लेने लग जाते हैं, फिर वो बॉडी शेमिंग का पार्ट है, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस फिर गर्ल्स के माइंड में आते हैं और वो उल्टे सीधे काम दोनों पार्ट मैं कहूँगी यहाँ पे, कि पहले ऐसे होता था कि गर्ल्स आर मोर कॉन्शियस एंड बॉयज चलता है कैसे भी हो, तो वो तो प्रोवाइडर है तो वो कैसे भी रहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अभी वो पार्ट नहीं है। बॉयज आर टू सेंसिटिव,
बॉयज़ ज़्यादा रोते हैं काउंसलिंग रूम में आके, उनको ज़्यादा हर्ट होता है और वो बताते भी है। ओके। ओके, पहले ऐसा था ना कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल है, वो शेयर करेगी, ब्रेकडाउन होने के बाद में वो रोएगी। अभी ऐसा नहीं है। ओके, सिनारियो चेंज। सिनारियो ऐसा है कि वी फाउंड बोथ द केसेस। ओके। ओके, तो ये जो आप बोल रहे हो कि बॉडी शेमिंग का जो पार्ट है, बॉडी इमेज का जो पार्ट है, ये तो बहुत बड़ा एक वो अलग टॉपिक है अलग टॉपिक। कि वो एंजाइटी, वो लुक्स को लेके, अपीयरेंस को लेके, और वो फिर से सोशल फिट को लेके, वो एक पार्ट बहुत बड़ा है उसमें। लेकिन आप अगर जो बोल रहे हो कि लड़कियों का पार्ट, तो ये जब सामने आता है फैमिली के सामने, वहाँ पे लड़कियां बहुत इम्पैक्ट होती है, क्योंकि अपने कल्चर में ये है कि लड़की की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, उसको Right. दूसरे घर में जाना है, तो उसका वो जो प्रेशर होता है मॉम डैड के ऊपर, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। फिर वो जो एज है कि जहाँ पे आपको आगे का एजुकेशन लेने बाहर जाना है, आपको कुछ नई कंट्री में जाना है, नई सिटी में जाना है, तो वो पार्ट वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है उनके लाइफ में, क्योंकि आप 7th 8th 9th 10th में अगर आप ये सब पार्ट में हो, तो पेरेंट्स का भी कहीं ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है कि मैं इसको छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। और कुछ केसेस में आपको बोलूँगी काउंसलिंग रूम में कि एक 3 महीने पहले का ही केस है कि मॉम आई काउंसलिंग रूम में, और रेफ़र किया था कॉलेज ने मेरे पास में। तो वो अपने लड़की को लेके आई थी एंड शी वाज़ सो मच इनटू नैगिंग, और वो इतना भला-बुरा बोल रही थी अपने लड़की को, एंड लड़की कुछ नहीं, नो एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन नहीं था उसको, वो सब सुन रही थी। एंड वो जब ऑब्ज़र्व किया, उसको जब प्रोब किया, तो मॉम ने बोला कि ये मल्टीपल रिलेशंस में है, ये मेरे बिल्डिंग में ही 4 लोगों के साथ में बोल रही है, ये इसके मामा से भी बात करती है, इनके कज़िन से भी बात कर रही है, और बिल्डिंग में भी 4 लोगों के साथ में एट वंस ये बात कर रही है अभी, तो मैं क्या करूँ? एक रहेगा तो मैं भी समझ लूँगी। इट्स वेरी शॉकिंग। ये बात, और फिर जब मैंने सुना दोनों का, तो लड़की ने मम्मी के सामने शब्द भी नहीं बोला, उसको क्वेश्चन पूछने के बाद में भी वो बोली नहीं, क्योंकि वो उस जोन में जा चुकी थी कि मैं Okay. कुछ भी बोलूँ तो मॉम सुनने नहीं वाली है, सुनने वो नहीं बोलेगी ही बोलेगी, और ट्रस्ट तो है ही नहीं इनको, मैं जो है भी ही। बोलूँ। तो जब मम्मी को बोला बाहर जाइए, लेट मी टॉक विथ हर, तो वो जो बातें सामने आई कि मॉम डिवोर्स थी और दूसरे पेरेंट के साथ में वो रहती, फादर अभी नए हैं उस इसमें उनके रिलेशन में, और फादर इज़ वेरी टॉक्सिक, वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, और मॉम उनकी ही साइड लेती, क्योंकि हम उनके घर में रहने गए हैं, तो मुझे समझने वाला कोई नहीं है, तो मैं बोलूँ तो किसके साथ बोलूँ, ये मुझे घर के बाहर जाने ही नहीं देते हैं, तो गर्ल्स तो फ्रेंड वैसी भी नहीं होती है, सिर्फ फ़ोन में वो कनेक्ट नहीं होती है, बॉयज़ को अट्रैक्शन होता है कि कोई लड़की का फ़ोन आया तो वो बात तो भी करने रेडी हो जाते हैं, तो मुझे कोई भी नहीं है बात करने के लिए, इसके लिए जो भी रैंडम नंबर मुझे मिलता है फ़ोन में, कभी फ़ोन मिल गया हाथ में, तो आई जस्ट सर्च, आई जस्ट डायल एंड आई टॉक। तो ये टॉकिंग में क्या हो जाता है कि लोग हमेशा उतने अच्छे नहीं हैं, नहीं है। करेक्ट? तो फिर उसमें वही बात कि कोई तो है बोलने वाला, जो वो बोलेगा, जो वो करेगा मैं करूँगी, लेकिन मुझे कनेक्शन फ़ील हो रहा है, आई फ़ील लाइव, ओके, कोई तो सुनने वाला कोई है। तो है सुनने वाला, क्योंकि ये जब भी मुझसे बात करेंगे तो ये मुझे हमेशा बोलेंगे, गालियाँ देंगे। तो वो पार्ट है ना कि आप कितना कनेक्शन मेंटेन करते हो आपके टीन के साथ में। आप वो टीनेज आने के बाद में ये सब स्टार्ट नहीं करना है आपको। आपको ये स्टार्ट करना है बच्चा आने के पहले। आपके लाइफ में बच्चा आएगा, कंसीव करोगे आप, उसके पहले ये सब तैयारी आपको शुरू करनी है। शुरू करनी चाहिए। आप एज एन हस्बैंड वाइफ आपका कनेक्शन कैसा है, आप एक Right. दूसरे को कितने प्यार से, कितने रिस्पेक्ट से देखते हो, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप कितने टॉक्सिक हो रिलेशन में, आपके पैटर्न्स क्या है, बिहेवियर क्या है। अगर वो अच्छा नहीं है तो ये मिस्टेक मत कीजिए कि आप किसी बच्चे को आपके लाइफ में लेके आइए। क्योंकि आपकी लाइफ का फुल इम्पैक्ट उन पर होता है। वो हम सिर्फ टीनेज को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उनके ट्रेंड चेंज हो गए, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली अभी ये जो डिस्कशन होता है ना, मैक्सिमम टाइम डिस्कशन क्या है कि जेंजी कैसे इम्पल्सिव है, जेंजी कैसे उनका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो जंक खाते हैं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट कोई देखता ही नहीं है देखता कि ही जेंजी कितने लॉजिकल थिंकिंग में है, यस। वो इंफॉर्मेटिव है। तो आप उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो सुनेंगे नहीं। मैं नहीं बोलती कि वो नॉलेजेबल है, मैं बोलूंगी कि वो इंफॉर्मेटिव है।
यस, Okay, information and knowledge is different thing. When you process information, you become knowledgeable. अभी राइट, उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है, उसको नॉलेज में जाने के लिए एक्सपीरियंस प्लस वो जो इन्फॉर्मेशन लिया है दोनों का प्रोसेसिंग करके वो नॉलेज का पार्ट होगा, करेक्ट। तो ये सब पार्ट में वो बहुत अवेयर है। वो आप कोई गलत सलाह उनको दे दोगे, कोई गलत बात बोलोगे तो वो ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं कर, और इसके लिए आज के पेरेंट्स का माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि पहले छोटा था जब सुनता था, अभी नहीं सुनता है, क्यों ऐसे हो रहा है, एंड दे स्टार्ट कंट्रोलिंग। और ये बच्चों को लगता है कि कंट्रोल नहीं चलेगा, हमको भी समझता है, इवन वी नो थिंग्स, हम भी इतना देखते हैं दुनिया। यहाँ पे ऐसे लगता है कि कंट्रोल नहीं, तो ये और कंट्रोल करने जाते हैं, ये और दूर हो जाते हैं। मतलब ये लूप हो गया फिर से। लूप हो। जहाँ पे भी लूप हो जाता है और अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उसको हमको ब्रेक करना चाहिए। और गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से गलती, मुझे ऐसे लगता है। किसी एक साइड को ही ब्लेम करना, कि टीनेज को ही ब्लेम करना, आप कैसे हो, कैसे रहते हो, कैसे खाते हो पीते हो, बट आप आपकी साइड भी देखिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप बच्चे को कितना हेल्दी कम्युनिकेशन कर रहे हो। अभी सुकून सेतु में है ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर, अभी जो सेल्फ अवेयर पेरेंट्स है उनको पता है कि काउंसलिंग का, कोचिंग का इस एज में कितना इम्पैक्ट है, और वो हमेशा अपने और बच्चे के बीच में मेंटोर्स को इनवाइट Involve. करते हैं कि यू टेक दिस पार्ट, कि बच्चा खुल के हमसे बात नहीं करेगा तो आप ये पार्ट संभालो, और उनका सेल्फ अवेयरनेस का जो जर्नी है, इमोशनल इंटेलिजेंट उनको बनाना है, तो आप वो पार्ट आपके तरफ लो। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके साथ में मैं अभी कनेक्टेड हूँ, और वो जो पार्ट है कि बच्चा खुद को समझे, वो सेल्फ अवेयर हो, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके कोर वैल्यूज़ क्या है, उसके खुद के अपने बिहेवियर के पैटर्न्स क्या है, बच्चे का और मॉम डैड का अटैचमेंट पैटर्न क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो क्यों आ रही है, और वो जब जो पार्ट स्मूथ वे में चलने लगता है, इट चेंज द कंप्लीट सिनेरियो। तो ये मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसको देखो, उसको देखो, करेक्ट। वो जो पार्ट है कि अपना बच्चा क्या है, उसको क्या चाहिए है, अपना इमोशनल प्रेजेंस है या नहीं है। बस हम फिजिकली प्रेजेंट है और इमोशनली लैगिंग है वहाँ पे अपना प्रेजेंस, तो ये आपका गेम बिगाड़ देगा उनके साथ में। ये पूरा गेम ही चेंज हो सकता है। यस, और टीनेज की लाइफ भी कहीं ना कहीं फिर सफ़र कर जाती है इन सब में। बहुत ज़्यादा। राइट। तो अपने पार्ट पे आएंगे रिलेशनशिप वाले, हम्म। कि स्कूल लाइफ में रिलेशनशिप ये इनोसेंस है या डिस्ट्रैक्शन है या अट्रैक्शन है? ओके, मैं बोलूँगी कि ये कॉम्बिनेशन है। ओके। ये बहुत इनोसेंट बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, अभी ये एज नहीं है, तो वो ब्लाइंडली मॉडलिंग का शिकार हो जाते हैं कि जो देखते हैं सामने उसको उनको इम्प्लीमेंट करना है। प्लस ये जो उनका प्यूबर्टी एज है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, डोज है, ये सब हाइक जो केमिकल्स का है, उसके वजह से उनका प्यूबर्टी हिट को लेके अट्रैक्शन जो होता है, अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन, प्लस पीयर प्रेशर कि कोई कर रहा है, सब कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं तो हूँ। मैं कम हूँ, मैं इन ग्रुप में कूल नहीं लगूंगा, तो वो एक पार्ट है। मतलब इट इज देयर इनोसेंस कि दिस इज नॉट करेक्ट, हम ये इसको हमको नहीं उतना सीरियसली लेना है, ये हेल्दी नहीं है, ये समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए वो इनोसेंस है। डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि ये उनका एज नहीं है ये सब करने का। एक जो होती है ना कि चीज़ें धीरे धीरे आगे जाए, जब उनका माइंड बॉडी सब प्रिपेयर्ड हो, तब ये एज उनके लिए अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये जो इम्पल्सिविटी है जल्दी करने का, जब हम रेडी नहीं हैं तब वो कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी है, इनोसेंस भी है, तो ये दिस इज ऑल मिक्स एल से कॉम्बिनेशन। और आजकल की जनरेशन को बहुत जल्दी बड़ा होना है, बड़े होके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। मुझे लगता है इस वजह से वो थोड़ा इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। और जैसे अब हम थोड़ा टीनेज के साइड से बात करेंगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। अगर कोई बच्चा है टीनेज में, होते ही है बच्चे टीनेज में रिलेशनशिप में, बट 80% बच्चे होते हैं जो देखा गया है रिसर्च में।
तो उनके लिए आप समझा सकती है क्या हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो इनिशियल एज, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो बिल्कुल बटरफ्लाई वाला एज है। बिल्कुल सब कुछ अच्छा लगता है, सामने वाले पार्टनर का गलत बिहेवियर भी अच्छा लगता है, उनके लूपहोल्स भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो अंदर से ही केमिकल उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जिस रिलेशन में आप कंफर्टेबल फील करो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करे, आपके इमोशंस रेगुलेटेड हो, वो रिलेशन आपको हेल्दी है, ग्रीन फ्लैग है, ऐसा मैं कहूँगी। बहुत सारे रिलेशन में आपको एंशियसनेस ज़्यादा है, आपको हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि आई एम देयर, मैं भी हूँ, मेरा प्रेजेंस है, और तो ये रेड तो फ्लैग। रेड फ्लैग है। आप अगर एंशियस हो, आपको हेल्दी फीलिंग नहीं आ रही है, आपका सेल्फ वर्थ हमेशा चेक किया जा रहा है, एंड यू हैव टू प्रूव ऑलवेज कि मैं ये कर दूँ तो आपको पता लगे कि मैं हूँ, मैं ये करूँ आपके लिए, वो करूँ, प्लीजिंग वाला पार्ट, तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रेड फ्लैग। जहाँ हम अटेंशन पाने की कोशिश बार बार करें। हाँ, आपको वो ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि Yes. सामने वाला ऐसा है कि थोड़ा टाइम आपको अटेंशन देगा, थोड़ा टाइम आपको अटेंशन नहीं देगा, तो आप मैक्सिमम टाइम उसी लूप में हो कि नो, मैं हूँ, मुझे रिलेशन चाहिए है। ओके, पहला जो टाइम होता है ना, वो हमेशा स्पेशल है, सभी के लिए स्पेशल है। सभी के लिए। पहला रिलेशन उतना ही स्पेशल होता है, उसमें से जल्दी ओवरकम होना ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। करेक्ट। जिस रिलेशन में आपको बाउंड्रीज क्रॉस ना करनी पड़े, ओके, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट हो, अगर आप नहीं जाना चाहते हो फिजिकल इंटीमेसी में, राइट। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है इंडियन कल्चर में कि हमको सिखाया जाता है, ओके, तो अगर आप कहीं पे बोलते हो कि नो, और वो अगर बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, ओके, बहुत आपको टॉर्चर किया जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप रिलेशन में हो, तो ये जो है वो रेड फ्लैग है। यस। ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी को भी इम्पोर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, पार्टनर सामने का कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जो ज़ॉम्बिंग और घोस्टिंग वाला जो मैंने पार्ट बोला कि एक Right. बार है बिल्कुल गायब है, तो गायब। दिस इज नॉट घोस्टिंग, द फ्रंट पार्टनर इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। यस। ओके, सो वो मैं हमेशा अगर उसी ख्यालों में हूँ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं। आपका सेल्फ वर्थ पूरा आपने डाउटफुल स्टेज में डाल दिया है। बिल्कुल। तो ये बताने के लिए कहाँ पे स्कोप है उनको, यस। करेक्ट। तो दिस इज नॉट हेल्दी रिलेशन, जहाँ पे आपको ग्रोथ फील ना हो, जहाँ पे आपको मोटिवेशन ना मिले, जहाँ पे आप अपने अपने सपनों को कैरी करने के लिए आप एनर्जाइज फील ना करो, वो रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है। जेन्युइन रिलेशंस है ना, वो पेशेंस रखते हैं, Okay. वो रुक सकते हैं, उनको रश नहीं है, रश नहीं है। क्योंकि स्क्रोलिंग में जो रश है, ये पार्टनर नहीं तो दूसरा पार्टनर, आप ये प्रूव करो नहीं तो है 4 ऑप्शन, फिर डरा के धमका के, वो वाला पार्ट अगर आप फील कर रहे हो तो दैट इज कंप्लीट रेड फ्लैग फॉर यू। रेड फ्लैग। तो बेसिकली आप जैसे बता रहे हो, 3 चीज़ें मुझे ध्यान में आई कि कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं होना चाहिए, ये एक ज़रूरी है, और एक आपको हर बार सेल्फ प्रूव नहीं करना पड़े। एग्जैक्टली, आप तो ये सेफ फील 3 करते हो, चीज़ें। आपका जो स्पेस है वो कंप्लीट आप सेफ फील करो, दिस इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको खुद को बार बार प्रूव नहीं करना पड़े, यस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक जजमेंट पास ना करते हुए, रूल बुक उनके सामने ना रखते हुए, ऐसा करने पे क्या हो सकता है, ऐसा नहीं करने पे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, अगर इस पे काम करे तो मुझे लगता है कि हेल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा और बच्चे और पेरेंट्स उतना ओपन अप हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने एक 8 दिन पहले ही न्यूज़ में पढ़ा कि पुणे में किसी पेरेंट ने, मतलब फादर ने, एक बेटी का फ़ोन चेक किया, उस पर से उसने सुसाइड कर लिया। मुझे तो शॉक ही लगा ये रीड करके कि फ़ोन चेक किया तो सुसाइड क्यों कर लिया। बल्कि आगे जब पढ़ती हूँ तो पता चला कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे आगे कुछ प्रॉब्लम हो,
बट फिर भी उसने सुसाइड कर लिया, तो पेरेंट्स को फ़ोन चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, हमने उनको 8-9 से उनको फ़ोन दिया क्योंकि वो उनका नीड था, नहीं तो वो यस। हमारा ही फ़ोन नहीं छोड़ते हैं फिर। पूरा टाइम ओके। वो हमारा ही फ़ोन ले लेते हैं, इससे अच्छा तो वो कम्फ़र्ट है कि उनका अपना-अपना सेपरेट फ़ोन है। लेकिन फिर जैसे ही बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। शुरू हो तो कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है, हिडन ऐप्स है, कितने बिल्कुल। सारे लोगों के साथ में उनका डेली चैटिंग होते रहता है और इस लूप में वो अटकना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे कॉन्शियस भी होते हैं, उनको अपना-अपना एक माइंडसेट होता है कि हमको इस पार्ट में नहीं जाना है, ये नहीं जाना। हमको ये प्रिविलेज मिला है तो हम उसके ऊपर अच्छे से उसको लेंगे। लेंगे। लेकिन फिर आप ये बोल रहे हो कि चेक करे ना करे, पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन में या हैं। क्या वे हो सकता है फ़ोन चेक करना? ओके, तो ये जो पार्ट है कि प्राइवेसी जो है बच्चों का, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उतने नॉन जजमेंटल स्पेस में नहीं है। कई अगर आपने देखा कि बच्चा चैट कर रहा है, फ्रेंड्स के ग्रुप में है और वो कोई जोक्स मार रहा है, कुछ अपनी मन की बात कर रहा है, तो पेरेंट्स का जजमेंटल अप्रोच स्टार्ट हो जाता है। तो रोज़ चेक करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप फ़ोन देते हो, तभी ये बोलो कि ये प्रिविलेज है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बिहेव करोगे तो ये आपको मिलेगा, अदरवाइज ये आपके पास में नहीं रहेगा। जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, अगर कोई पार्ट ध्यान में आया आपके बिहेवियर में बाहर से और अगर हम कुछ कम्युनिकेशन करें, तो अगर आपके साइड से इंफॉर्मेशन नहीं आया प्रॉपर, तो हम आपका फ़ोन चेक कर सकते हैं। मतलब रोज़ का जो टेंशन है बच्चों को कि रोज़ चेक हो जाएगा, फिर वो रोज़ हिस्ट्री डिलीट करो, ये करो, वो करो, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट है, हमारी थिंकिंग के बहुत आगे उनके आगे है। थिंकिंग है। तो वो जो ट्रस्ट वाला मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन करने के लिए भी ट्रस्ट चाहिए, रैपो चाहिए। आप अगर उनका फ़ोन रोज़ चेक करोगे, तो वो ट्रस्ट बिल्टअप कैसे होगा? वो क्या फ़ियर में जिएँगे कि मॉम-डैड चेक करते हैं, उनको भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर वंस इन अ व्हाइल कुछ पार्ट है, तो सभी के पास कोड सेम है। कोई भी किसी का फ़ोन ले सकता है और रात में फ़ोन आपके रूम में नहीं रहेगा। वो एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे फ़ोन रहेगा। तो वो जो पार्ट है कि बच्चा रात-रात भर फ़ोन देख रहा है, गलत चीज़ों में जा रहा है, उसके ऊपर जब कोई वॉच नहीं है, तब कुछ गलत चीज़ें देख रहा है, तो वो भी आपकी ख़त्म हो गई। मतलब मैं बोल रही हूँ कि एक रूल हम सेट कर लें, जब हम बच्चे को वो दे रहे हैं प्रिविलेज, उसका वो जो फ्रीडम है, वो इक्वली बैलेंस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो ये हम प्रिविलेज निकाल लेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जब नहीं बोला है एक पार्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा लेके चला गया 2 दिन फ़ोन, तो अगला 2 दिन फ़ोन उसको नहीं मिलेगा। वो फ़ोन फिर उसका जमा हो जाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे कि उसको पता है जो बोला है वो करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ़ बोला है, नाम के लिए रूल्स है और वहाँ पे कोई है ही नहीं अटेंड करने के लिए। बिल्कुल। तो वो पार्ट अगर हम ध्यान रखें, तो ये वर्क हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे को उतना तो समझते हैं कि वो कहाँ झूठ बोल रहा है या नहीं कहीं पे समझते हैं। अटक रहे सॉरी टू हैं। से आपको नहीं पता थोड़ा चलेगा कि आपका बच्चा आपको बिना बताए क्या कर रहा है। आप नहीं पता लग तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फिर? फाइंड आउट नहीं करना है आपको। आप स्पाई नहीं बन सकते फ़ोन हो। भी चेक नहीं करना है उनका। आप फिर यहाँ पे कैसे फाइंड इमोशनली आउट प्रेज़ेंट करेंगे? रहते हो पहली बात तो, वो एक फ्लो है। फिर भी आपको है कि 70% बातें पता चलती, 30% नहीं पता चल रहा है। आप उनके पीयर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हो। आप आपके घर के जो रास्ते हैं ना उनके लिए ओपन रखिए कि पीयर्स कभी भी आ-जा कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में ना बिल्कुल पीयर्स अलाउड नहीं है। वो शोर, वो मस्ती, वो पार्टी वाला माहौल वो अलाउड नहीं है। तो बच्चे पीयर्स को मिलते हैं आपके एब्सेंस में। फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको उनके पीयर्स पता होने चाहिए। वो क्या किसके साथ में हैंग आउट करे, किसके साथ में पार्टी करे, उनके क्लासमेट्स कौन है। वन्स इन अ व्हाइल आप उनके टीचर्स के साथ में मिलिए। करेक्ट? मतलब एक ओवरऑल आपको पता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को फॉलो करते हैं या फ्रेंड से इंक्वायरी करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे को पता चल जाता है कि हमें पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं और फ्रेंड भी बता देता है कि तेरी मम्मी का कॉल आया था, तेरे पापा आए थे और फिर ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसमें तो ट्रस्ट ब्रेक ही हो जाता है।
और फिर एक फियर भी आ जाता है, तो वो ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता ओवर है बच्चे। कंट्रोलिंग जो है वो उनको दूर करेगा। तो फिर इस केस में क्या गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है? जो मैंने पहले बोला आपको कि आप कितना इमोशनली प्रेजेंट हो। बट कई बार कई बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, वो नहीं शेयर करना चाहते, बस उनका एक कंफर्ट जोन एक ही फ्रेंड है, बस उसके साथ ही लगे रहेंगे, उसको ही सारी बातें बोलेंगे। फिर उस केस में कैसे पेरेंट्स हैंडल करेंगे? फिर यहाँ पे जो रोल आता है ना कि आपको तो पहले जैसे मैंने बोला कि इमोशनल प्रेजेंस आपका कितना है वहाँ पे। अभी आपने जैसे बोला कि हो सकता है इंट्रोवर्ट है बच्चा, वो नहीं खुल रहा है, या फिर और भी उसको इसमें भी आप ऑटिज्म का पार्ट बोलोगे या फिर डिसेबिलिटीज का पार्ट बोलोगे, वहाँ पे वो है क्या, वो हमको एक बार चेक करना चाहिए। ऑटिज्म में बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा नहीं बोलता है, वो अपने आप में ही होता है। इंट्रोवर्ट केसेस होते हैं ऐसे कि एक सर्टन एज में बच्चा बोलना बंद कर देता है, उसको बुली हो रहा है क्या, वो कोई इमोशनल फेज से जा रहा है क्या, वो डिप्रेसिव फेज में है क्या, क्योंकि 60 to 70% जो डिसऑर्डर्स है उसका चांसेस ज़्यादा है कि वो जब प्यूबर्टी हिट होती है, एडोलेसेंस जो एज है उसमें वो आना शुरू हो सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा हिट होने का जो चांस होता है ये स्टेज में है। तो वहाँ पे हमको प्रोफेशनल हेल्प हमेशा हेल्प करेगी। आप अगर उतना सेल्फ अवेयर नहीं हो आपके फैमिली कॉन्स्टलेशन को लेके कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको ये हमेशा चॉइस है कि आप वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल, प्रोफेशनल हेल्प लेना, मेंटोर और गाइडेंसशिप लेना हमेशा अच्छा साबित हो सकता है। यस, मैं मतलब जब पेरेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि हमसे तो ये हैंडल ही नहीं होता है, हमको तो इसका समझ में ही नहीं आता है क्या है, हम इसको सब प्रोवाइड करते हैं, इसको जितनी चीज़ें चाहिए उससे ज़्यादा ला के देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स ही नहीं है, वो पार्ट ही नहीं है। तो ये जो पार्ट है पेरेंट्स को हमेशा जताते रहने का, वो नहीं करना है। करेक्ट, आप दे रहे हो तो आप उसको क्यों जता रहे हो बार बार। करेक्ट। प्रोफेशनल हेल्प का जो मैं बोल रही हूँ कि मेंटोर जब आता है वो एक सेफ स्पेस में, नॉन जजमेंटल स्पेस में आपके बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग इवैल्यूएशंस है, असेसमेंट्स है, और सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी यहाँ पे अगर स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपके बच्चे का टीनेज हैप्पी वे में आगे लेके जाने के लिए। तो अभी जैसे टीन एज में कोई बच्चा रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स को पता चला है और उन्होंने उनके वे से हैंडल भी किया है, बट क्या और वेज हो सकते हैं उसको हैंडल करने के, एक सिंपल वेज? पेरेंट्स का पार्ट छोड़ के आप बोल रहे हो? नहीं, पेरेंट्स कैसे हैंडल करेंगे ओके उनके रिलेशनशिप? ओके, यहाँ पे तो आपको पहले उनके साथ में कम्युनिकेट करना है। आपको उनको एक विश्वास में लेके उनको बोलना पड़ेगा कि आपको शेयर करना है जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, और उनको ये पहले ही आपको बोलना है कि आप जो भी शेयर करोगे उसका कोई आपके एजुकेशन के ऊपर, हमारे रिलेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, जब बच्चे को पता चलता है कि मैं ये पार्ट भी शेयर कर सकता हूँ, तो वो जो गलतियाँ होने वाली थी या फिर जो हो चुकी है और उसको गलत वे में कवर किया जाने वाला था, वो सब पार्ट से हम बच जाते हैं। ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड। बिल्टअप हो जाता है। अभी मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारी मम्मियाँ जो है वो इस पार्ट में बच्चों को बहुत सपोर्टिव होती है। मतलब मैं जितनी भी लड़कियाँ अभी देख रही हूँ उसमें से काफ़ी सारी, मतलब दोनों टाइप के केसेस में हैंडल करती हूँ कि पेरेंट्स बिल्कुल उनको नहीं चलेगा ये सब पार्ट, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा तो भी थोड़ा समझ के ले लेंगे लेकिन मम्मी को नहीं चलेगा। और एक नया जो देख रही हूँ मैं कि मम्मियाँ सपोर्टिव है, वो बोल देती है कि तू, तेरा कहीं पे रिलेशन भी होगा ना तो मुझे शेयर कर देना, तुझे कुछ भी मन में आएगा, कहीं पे भी बाहर जाना है तो तू पहले मुझे बोल देना। तो वो जो लड़कियां हैं ना, उनका डिप्रेशन में जाने का, उनका एंग्शियस होने का परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि मम्मी ही उनको लेके आती है कि इसका ऐसा ऐसा है, लेकिन आगे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको हैंडल करना है। इसके 2 बार ऐसे पहले हो चुके हैं मैटर, लेकिन अभी ये तीसरा है, तो मैंने तो इसको बोला है कि तू मुझे बता, लेकिन अभी तीसरा है, चौथा है, तो इसको मैं भी कैसे हैंडल करूँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जरूरी।
तो वो जो छोटी-छोटी बातों में लड़के लड़कियां नहीं समझ पा रहे हैं, फैमिली इंटरवीन कर रही है, तो ये जो हेल्प है ये बहुत इम्पैक्टफुल है। मतलब बच्चों को उनका एकेडमिक स्कोर बढ़ते हुए, उनको उनका एंजाइटी का पार्ट कम होते हुए, मेरे पास में मैं अभी गिनाऊं आपको तो एक 15-20 केसेस मैंने ये गए साल में हैंडल की है। तो वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म। और कई कई बार रॉन्ग हैंडलिंग का भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होता होगा, मुझे ऐसे लगता है। ऐसा कोई एग्जांपल आप देना चाहो कि किसी पेरेंट ने बच्चे के रिलेशनशिप को रॉन्ग हैंडल किया है, फिर उसका जाके बहुत बुरा आउटपुट आया है? मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि मैं जिस कॉलेज को काउंसलिंग कर रही थी अभी, उनके सब बच्चे थे मेरे पास में और एनडीए की प्रिपरेशन में होते हैं बच्चे। और ये जो लड़की थी बहुत एस्पायरिंग थी वो, और बस एनडीए की एग्ज़ाम्स आने वाली थी और वो घर पे गई थी प्रिपरेशन के लिए, छुट्टियां मिलती है और घर पे गई थी। और शी वाज मतलब कि बस इसका हो जाएगा ऐसे वाला पार्ट। और घर पे फ़ोन घर पे था, लॉक नहीं था, तो वो जो पार्ट था तो घर पे वो पता चल गया और उसको एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट करने दिया, उसको आने ही नहीं दिया। और बिल्कुल रश में उसका शादी का प्लानिंग स्टार्ट हो गया घर पे कि जाएगी फिर से, तो एग्ज़ाम के बाद में अगर नहीं आई तो वो जो कंजर्वेटिव पार्ट था, वहाँ पे आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा बच्चे के साथ में बैठ के। आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपका एकेडमिक जर्नी हम देख रहे हैं, आप रिलेशन में हो ये हमको पता चला है, फिर भी आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहे हो और ये जो पार्ट है हम इसको आपके एग्ज़ाम के बाद में हैंडल करेंगे। तो उसका वो पार्ट भी हो जाता, वो अपने लाइफ में कुछ कर सकती थी। वहाँ पे उसको 2 टाइप के ट्रॉमा हमने डील किए कि शी वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड कि होने ही वाला था, उसका सब टेस्ट वगैरह सब अच्छा था एंड ऑल ऑफ सडन ये जर्क लास्ट पॉइंट पे लास्ट पॉइंट में, मतलब वो उसका वो अटेम्प्ट तो गया। गया। शादी का जो रश था वो एक फिर से पैनिक कि मैं जिस नए घर में जाऊंगी, एज भी नहीं है, कम है, मुझे मेरे खुद के एस्पिरेशंस है, और वो पार्ट में वो सब पार्ट निकाल के ये पूरा नए से पार्ट भर जाना। मॉम डैड अभी तक जो ट्रस्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो बिल्कुल मेरा इमेज ही चेंज कर दिया है। और बार बार बाद में वो टॉपिक लेके आना, हम्म। तेरी वजह से हुआ है, तेरी ये वजह से बहुत हुआ है, तूने ही ऐसा, तू नहीं करती तो ऐसे नहीं होता था। मतलब ट्रॉमा तो उसको बैठा ही है ऑलरेडी 2 चीज़ों का, लेकिन री-ट्रॉमाटाइज़िंग का जो पार्ट है, ये हैंडल करने के लिए फिर से कितना टाइम जाएगा? बार बार जजमेंट पास करना। करेक्ट? वो लड़की अगर उसको करना भी है तो वो कैसे खड़ी रहेगी? क्योंकि वो जो उसका फाउंडेशन था रिलेशन को लेके, मॉम डैड थे। राइट। वो जिससे कनेक्टेड थी वो भी कनेक्शन में नहीं, क्योंकि फ़ोन ही उसके पास में नहीं है। पूरा टाइम वो वॉल्स में एंगेज्ड है। और एक केस में बोलूंगी कि एक लड़की का जब पता चला, उसको डायरेक्टली रिमांड होम में डाला पेरेंट्स ने, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे उसको। ओके। मतलब शॉकिंग है एन ये नंबर ऑफ कि केसेस है कि बिल्कुल घर से आना जाना बंद है, बाहर जाना बंद है, फ्रेंड से इंटरेक्शन बंद है। तो ऐसे इसमें वो बच्चा कैसे इसको हैंडल करेगा? तो वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, बात करनी है, उसका गोल ओरिएंटेशन, उसका विजन कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, प्रॉपर अप्रोप्रिएट एज क्या है, वो सामने वाला बच्चा क्या है। एक बात करके हम काफी सारे चीजों को अप्रोप्रिएट टाइम तक खींच सकते हैं। बात करने से सब कुछ सॉल्व भी हो सकता है, हो सकता अगर प्रॉपर वे में सब कुछ। डील करना उसको और अप्रोप्रिएट अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो मेंटोरशिप लो, गाइडेंस लो, काउंसलिंग सेशन। यस। और अभी सपोज किसी टीनेज का हार्ट ब्रेक हो गया है, आपने पहले बताया, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए या निग्लेक्ट करना चाहिए? कि आजकल के बच्चे तो हर आए दिन हर नए साल नए रिलेशन में आते हैं, तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करना है? हमको उनके पेन को निग्लेक्ट नहीं करना है। पेन पेन है। ओके। वो अगर किसी डिफिकल्ट फेज से जा रहा है, तो वो जब आके बता रहा है आपको कि आई एम नॉट, या फिर उनके नॉन वर्बल क्यूज से भी हमको समझ में आ जाते कि बच्चा डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ प्रेजेंस, काम प्रेजेंस, आप जब उसको बोलने जाओगे बहुत बार कि ऐसा क्या हो गया, बोल, मैं हूँ, बहुत बार है ना पेरेंट्स समझदार होके भी वो नहीं रोक पाते हैं खुद को। तो जब आपका सिर्फ प्रेजेंस चाहिए,
कि आप हो कहीं पे और सपोर्ट है, बस उतना ही काफ़ी होता है। ओके। ओवर गिविंग उस पार्ट में काम का है ही नहीं, क्योंकि वो रिसीवेबल मोड में ही नहीं है अभी। यस। जब वो रिसीव कर पाएगा तब आप कम्युनिकेशन ऑन करो उसको। बस आप एक क्लू दे दो कि जब आपको कम्युनिकेट करना होगा, आई एम देयर एक to स्पेस be on मेंटेन your होना side. चाहिए। Yes, and you can come and share to me anything under the sky. ज़्यादा भी उनके साथ इन्वॉल्व होना और उन पे प्रेशर क्रिएट करना कि आप सब बताओ सब। हाँ, कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। नहीं वो फ्रेंडली होते हैं ना, तो उनको लगता है मैं तो फ्रेंड हूँ, बता। हाँ, लेकिन तब बता उसका बता। मूड नहीं है बताने का, उसको स्पेस दीजिए, वो आएगा। थोड़ा रुकना भी चाहिए कहीं Yes. कहीं पे कि उसको नहीं बताना है अभी, कभी और बताना होगा तो वो बताएगा। बट कई पेरेंट्स होते हैं बहुत बम्बार्डिंग करते हैं कि मैं तो हूँ ना, तू बता सब। उनको सब कुछ निकालना होता है एक्चुअली बच्चों से कि क्या चल रहा है एग्जैक्ट उनके लाइफ में। बट कई बार वो अपोजिट भी हो जाता है। Yes, interrogative मम्मी mode. बहुत इंटरफेयर कर रही है, अभी मुझे कुछ नहीं बताना। Yes. ऐसा भी हो ये सकता आप तो रेगुलर लाइफ में भी देखोगे, जब आप बच्चों को पूछोगे, आते ही मम्मियाँ चालू हो जाती, क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ स्कूल में। बच्चा बोलेगा कुछ नहीं हुआ आज। लेकिन जब बच्चा अपनी मूड में होगा, वो आएगा आपको बात करने के लिए। वो खुद हर से बच्चे बताता का है। ये टाइम अलग होता है। मेरा बड़ा बच्चा, मैं आपको बोलूँगी, वो रात में 11 बजे उसको बोलना होता है, जब सबका सोने का टाइम हो जाता है। ये मेरा उसका ऑब्जर्वेशन है कि उसको कब बात करनी है। तो मैं तब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि अभी मेरा सोने का टाइम हो गया है। यू नो योर किड वेल। तो जब उनका मूड है तो उनसे वो बात कर लीजिए आप। वो एक 10 मिनट का जो प्रेजेंस है ना आपका, वो गेम चेंजिंग है। मैं जो इमोशनल प्रेजेंस बोल रही हूँ, बच्चे का मूड तब है बोलने का। आप स्कूल से आते ही बम्बार्डिंग स्टार्ट कर दो, क्या हो गया आज, आज स्कूल कैसा था, आज टीचर्स ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने क्या लाया। ये सब कॉमन घरों में की कॉमन बातें हैं, कॉमन है। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको। राइट। उनको एक उनका जोन देना उनका बहुत जोन होता है। और मैक्सिमम टाइम ऐसे होगा ना कि जब आप एंगेज्ड हो किसी चीज में, तब बच्चा आएगा आपसे बात करने के लिए। ऐसा ही होता है। ऐसा होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये अपने काउंसलिंग रूम का बहुत ज्यादा है कि कभी कभी हम बहुत इंटेंस टॉक में है, मैं और पेरेंट्स, और तब बच्चों को कुछ बोलना है उनको, तो आई टेक टाइम कि आप बात कर लीजिए। ओके। आप बहुत बहुत थैंक यू प्रियंका मैम, आपने बहुत रिलेशनशिप टॉपिक पे इन डेप्थ नॉलेज दिया है दोनों साइड से कि बच्चों को कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप समझना है और पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनका इमोशनल प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है और क्या गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है कि जब बच्चा बोलने के मूड में है तब आप 100% अवेलेबल रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने आज कही। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए एक नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। ये अपॉर्चुनिटी था काफ़ी सारे पेरेंट्स तक मुझे पहुंचने का। टीनेजर्स ये टॉपिक मेरे हार्ट के बहुत करीब है। एंड जब मैं ग्रोथ माइंडसेट्स में वो जोन में उनके साथ में बात करती हूँ, तो ये जो टॉपिक आज हमने जो डिस्कस किया, ये उनके लाइफ का अनडिवाइडेबल पार्ट है। और उस टॉपिक पे जब मैं डिलीवर करी तो आई फील सो प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच। ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन रिलेशनशिप में तो बहुत जल्दी आ जाती है, उनको प्यार भी बहुत जल्दी हो जाता है, वो सच होता है हर्ट या भी फेक बहुत होता जल्दी है। हो जाता है। ओके। उनका सब कुछ टेम्पररी है, फिक्स कुछ भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, और वो डील भी करते हैं कई चीज़ों से, और कई चीज़ों को डील करते वक्त वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, और फिर आगे वो सुसाइड और बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलती। वो तो बहुत सारा लंबा टॉपिक यस। है। आपका जो पहला शो था हमारे साथ 10th एंड 12th का, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद यस, किया। मुझे पर्सनल फीडबैक्स भी काफ़ी आए। यस यस। और आज फिर आप हमारे शो पे आए, ये मेरा प्लेजर है कि आप फिर से हमारे शो पर आए, और हम आगे भी ऐसे ही अवेयरनेस पे आगे टॉपिक लेके आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, रिलेशनशिप गलत नहीं होते, हैंडलिंग गलत होती है। अगर आज भी आप बच्चों से बात नहीं करोगे तो आपके बच्चे किसी और से सीखेंगे, कहीं और से सीखेंगे, और शायद गलत सीखेंगे। वो किसी और को चुन सकते हैं उनका मेंटोर गाइड, तो क्यों ना आप ही उनके लिए अवेलेबल हो, एक इमोशनल प्रेजेंस उनको प्रोवाइड कीजिए।
बच्चों के साथ बिना जजमेंट एक ऑनेस्ट बातचीत और एक ऑनेस्ट इन्वायरमेंट उनको घर में ही प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही और एक इंस्पायरिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।